नमस्कार, एड्यूसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर डिजाइन एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी की डेट शीट आ चुकी है और जैसे ही डेट शीट आती है तो हमारा फियर जो है वो एग्जाम्स को लेकर बढ़ता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम साइंस के उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए फॉर श्योर हैं, जो साइंस के एग्जाम्स में आते ही आते हैं। हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है। तो आइए, सबसे पहले आज का हमारा विषय रहेगा कि आज हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर डिजाइन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो हमारा जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वह 5 नंबर का आता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डिजाइन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा ब्लूप्रिंट किस प्रकार का है, आइए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि इस बार का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मार्क्स उतने ही रहेंगे 60 मार्क्स का। इस साल हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो बढ़ गए हैं। 50 मार्क्स 50% जो हमारा पेपर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में अब हमारे टिक मार्क वाले भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और वन लाइनर या फिर वन वर्ड भी आ सकते हैं। तो देखिए, आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो 3 आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो हमारी साइंस है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैव विज्ञान। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर आता है भौतिक में से आएगा, एक रसायन में से आएगा और एक जीव विज्ञान में से आएगा। इसी तरह से शॉर्ट आंसर जो 3 नंबर का आएगा वो भी तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर भी इसी तरह से रहेंगे, 2 नंबर का आएगा और तीनों में से एक एक प्रश्न हमारा आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप के आप अंदर देखेंगे, फिजिक्स में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे, फिजिक्स में से जो क्वेश्चन है वो हमारे होंगे 12, सॉरी, फिजिक्स में से जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 10, बायो में से 8, बायो में से 12 एंड केमिस्ट्री में से 8। फिजिक्स में 10, बायो में 8 एंड केमिस्ट्री में 12। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज हमारा जो फोकस रहेगा वह रहेगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले चैप्टर्स कौन से हैं। तो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले चैप्टर्स हैं, आप इसमें देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा जैव पराक्रम। उसके बाद है हमारा इसके अंदर जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद है हमारा इसके अंदर आप देख सकते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, जो 5 नंबर का आएगा। उसके बाद है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो वो भी 5 नंबर का आएगा। तो हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा हमारा इन 4 चैप्टर्स पर। जैव पराक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगर इन चारों चैप्टर्स के मार्क्स का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास कितने मार्क्स का हो जाता है, 8 + 7 15 + 5 20 + 25, यानी कि 60 में से जो हमारा 40% है, 25 मार्क्स, वो इसी में से कवर हो जा रहा है। तो अगर हमें अच्छा प्रिपरेशन करना है, हमें अच्छा स्कोर करना है, तो हमें इन चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं जैव पराक्रम जो है वो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। नियंत्रण एवं समन्वय हमारा, सॉरी, आवर्त वर्गीकरण हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है एंड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। तो इन तीनों में से हमारा एक एक नंबर जो है वो, एक एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 5 नंबर का आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा रहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहला प्रश्न जो हमारा इसके अंदर बनता है वह है हमारा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आप जब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में देखिए, विद्युत मोटर का जो क्वेश्चन है वो हर साल आता ही आता है। साथ में इसके आपको विद्युत जनित्र का प्रश्न भी दिखेगा, लेकिन वो आपको नहीं करना है क्योंकि वो इस साल में कोरोना काल की वजह से वह प्रश्न जो है वो आपके सिलेबस में से कट चुका है। तो विद्युत मोटर का इंपॉर्टेंस जो है वो इसके कारण और भी ज्यादा बढ़ गया है। कभी कभी क्या होता है कि चॉइस में विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र आ जाता था, लेकिन इस बार
विद्युत मोटर के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको सीधा सीधा 5 नंबर दिलाएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं किस तरह से इसको आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप ये समझाएंगे कि विद्युत मोटर होता क्या है। यह एक ऐसा यंत्र या युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आपने घरों में भी देखा है, विद्युत मोटर का कार्य, मोटर चलाने का कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को हमें ऊपर की तरफ भिजवाना है। जैसे पानी को ऊपर भेजने के लिए हम क्या चलाते हैं, मोटर को चलाते हैं। तो बिजली से हम मोटर को चलाते हैं, तो यानी कि हम विद्युत ऊर्जा उसे दे रहे हैं, और पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा कर रहा है। तो विद्युत मोटर जो है वो एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, एन और एस जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और ए बी सी डी हमारी क्या है, एक आयतकार कुंडली है। जब इसके अंदर बैटरी के थ्रू करंट पास करवाया जाता है, तो यह कुंडली जो है वो अपनी धुरी से घूमना शुरू करती है। इस कुंडली के घूमने के कारण ये धुरी भी साथ साथ घूमती है, और ये धुरी जो है वो पानी को ऊपर ही जाने का काम करती है। तो आइए इसकी रचना को देखते हैं। रचना का मतलब कि ये किस किस कंपोनेंट से बनी होती है। तो एक विद्युत मोटर के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले इमेज से समझ लेते हैं क्या है, फिर आपको एक एक करके इनके डिटेल्स भी बता दूंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एन और एस। एन क्या दर्शाता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और एस क्या दर्शाता है, साउथ यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो ये है हमारा एक उत्तर ध्रुव है, और ये हमारा एक दक्षिण ध्रुव है। जैसे कि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बहेगा। जैसे ही हम इस की को ओपन करेंगे, यह बैटरी जो है वो स्टार्ट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही कनेक्शन ऑन होगा, वैसे ही विभक्त वलय पी एंड क्यू एंड ब्रश एक्स एंड वाई से बैटरी से करंट जाएगा एक्स एंड वाई तक। एक्स एंड वाई जो है वो करंट जो है वो विभक्त वलय को देगा। विभक्त वलय से होता हुआ ये करंट जो है वो ए से बी से सी और सी से डी पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं विभक्त वलय क्या है, इसमें पी क्यू, ब्रश है हमारे एक्स एंड वाई, ये हमारी हो गई बैटरी, के यानी कि नॉर्थ और साउथ हो गए हमारे चुंबक, और ए बी सी डी हो गई हमारी आयतकार कुंडली। आइए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आती है चुंबक। चुंबक जो है वो क्या कार्य करता है, यह चुंबक के एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाने का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुंडली। कुंडली जो है वो एक आयतकार लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार को लपेटकर उसे कुंडली का रूप दिया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर क्या लगता है, बल लगता है, और यह अपने ही अक्ष पर घूमने लगती है। चित्र में हमने देखा था इसे ए बी सी डी से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है इसमें विभक्त वलय। विभक्त वलय जो है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप विद्युत मोटर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें साथ में अलग से मेंशन किया जाता है कि विभक्त वलय का कार्य लिखे। तो यह मतलब कि विभक्त वलय का कार्य लिखने से आपको 1 नंबर जो है वो आपका फिक्स हो जाता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप 2 नंबर लिख के आते हैं, चित्र बनाकर आते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर आपको इसका डेफिनेशन और सिद्धांत लिखने का मिलेगा, तो आपके हो गए 3 नंबर। और जो बाकी बचे हुए 2 नंबर हैं वो आपके रचना और कार्य के होते हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ गया विभक्त वलय। यह क्या होते हैं, ये अर्धगोल छल्ले होते हैं और एक दिक् प्रवर्तक का कार्य करते हैं। ये कुंडली के दोनों सिरों से परस्पर जुड़े होते हैं, और कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा को उत्क्रमित कर देते हैं। विद्युत धारा को उत्क्रमित करने का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा पहले ए से बी फिर बी से सी, सी से डी जा रही थी। उत्क्रमित करने का मतलब क्या है कि अब विद्युत धारा कैसे बहेगी, सी से डी, डी से बी, बी से ए की तरफ बहेगी। मतलब कि पहले विद्युत धारा ए बी सी डी बह रही थी, अब विद्युत धारा डी सी बी ए बहेगी। तो विद्युत धारा की डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, हमारी ऑपोजिट हो गई।
यह इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी कुंडली है वह एक ही दिशा में घूर्णन करती रहे। अगर नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास ब्रुश। ब्रुश का कार्य होता है कि जो कनेक्शन है वो हमारा कभी ब्रेक ना हो और विद्युत धारा जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहे। ब्रुश को एक्स और वाई से दर्शाया गया था। दो ग्रेफाइट या लचीले धातु के छड़े हैं जो अर्धगोल छल्लों से परस्पर जुड़े होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ये कुंडली को निरंतर विद्युत धारा भेजने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैटरी। बैटरी जो है वो क्या होती है, जब एक या एक से ज्यादा सेल को जोड़ दिया जाता है तो वह बैटरी जो है वो विद्युत शक्ति के रूप में प्रदान करती है। जब बैटरी को जोड़ा जाता है तो कुंडी के अंदर क्या होती है, विद्युत धारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास बनता है जो हमारे ये विद्युत मोटर जो है वो किस तरह से कार्य करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास कार्य। शुरुआत में जब कुंडली ABCD को चुंबकों के मध्य रखा जाता है तो कुंडली चुंबकों के जोड़ों के बीच समांतर होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा नॉर्थ एंड हो गया, ये हमारा साउथ एंड हो गया। जब इसके बीच में कुंडली को रखा जाता है तो ये क्या है, समांतर है, मतलब कि इसी दिशा में है। और जैसे ही क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। फिर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब कार्बन ब्रशों X और Y से होते हुए अर्धगोल छल्लों P और Q द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे हमने चित्र में देखा, तो क्या होगा, विद्युत धारा बहेगी A से B, B से C और C से D की ओर। विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे जो बल है इस भुजा पर नीचे की ओर लगेगा और इस भुजा पर ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसमें इस दिशा में हो जाएगा और हमारा जो विद्युत धारा है वो अपोजिट दिशा में हो जाएगी। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। CD ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और AB नीचे की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था, A B C और D। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर C D, यहाँ पर A और यहाँ पर B। अब विभक्त वलय का कार्य क्या होता है कि जो हमारी तार है, जो हमारी कुंडली है, वो एक ही दिशा में बहती रहे। अगर यहाँ से CD अगर ऊपर जा रही थी और AB नीचे की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर AB ऊपर की तरफ जाएगी और CD जो है वो नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब क्या है कि विभक्त वलय क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ताकि जो हमारी कुंडली है वो एक ही दिशा में निरंतर घूमती रहे। कुंडली जो है वो वामावर्ती घूम रही है। वामावर्ती का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की दिशा से उल्टी घूम रही है। तो आगे देखिए हमें लिखना कैसे है, वृक्षों X और Y से होते हुए अर्धगोल छल्लों P और Q द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। जैसे चित्र में विद्युत धारा की दिशा C से D और A से B की ओर है। तो कुंडली चुंबकीय जोड़े के प्रभाव से घूमती है। CD ऊपर की ओर तथा AB भाग नीचे की ओर घूम जाता है और कुंडली वामावर्ती घूमने लगती है। P और Q कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर देते हैं, यानी कि जो हमारे विभक्त वलय हैं वो इसकी दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं और इसी प्रकार जो हमारी कुंडली है वो निरंतर घूमती रहती है। यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना लिख कर आते हैं, चित्र बनाकर आते हैं सही से, तो कोई भी आपके मार्क्स इस चैप्टर में से, इस क्वेश्चन में से कट नहीं कर सकता है। इस चैप्टर में आपको 5 नंबर जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। जो अब क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशंस में आते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो है वो छोटे हैं, 2 या 3 नंबर के, तो वो कॉम्बिनेशन के अंदर 3 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरह से हमारे प्रश्न जो है वो जुड़कर आएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
क्या कहता है ये नियम? इस नियम अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर करते हैं व्यवस्थित, यानी कि अंगूठा, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है हमारा अंगूठा हो गया, ये है हमारी तर्जनी और ये है हमारी मध्यमा यानी कि मध्य का। इन तीनों को जब एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है तो हमारी तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मध्यमा जो है वो हमारे चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है, तो अंगूठा जो है वो चालक की गति को दर्शाएगा। कई बच्चों की क्या होता है, ड्राइंग अच्छी नहीं होती तो वो ये वाला चित्र नहीं बना पाते, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये छोटा सा चित्र बना सकते हैं। इसको, इस चित्र बनाने के भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है तर्जनी, प्रेरित विद्युत धारा दर्शा रही है हमारी मध्यमा, और अंगूठा हमारा दर्शा रहा है गति। इसको याद करने का एक और मेथड भी है। गति को हम कह सकते हैं, इसके ऊपर बल जो लग रहा है F, क्षेत्र हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, जिसको B से दर्शाया जाता है, और प्रेरित विद्युत धारा हो गया हमारा करंट C। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम M भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया FMC, यानी कि फादर, मदर, चाइल्ड। फादर यानी कि फोर्स, फोर्स, M यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एंड C इज करंट। तो फादर, मदर, चाइल्ड। थंब जो है वो आपको फादर को शो करता है यानी कि फोर्स, जो इंडेक्स फिंगर है यानी कि तर्जनी वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इसे कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। थर्ड फिंगर जो है वो हमारी मिडिल फिंगर जिसे हम कहते हैं या फिर मध्यमा कहते हैं, ये हमारी किसको दर्शाती है, विद्युत धारा यानी कि करंट को दर्शाती है। एक बार इसको देख लेते हैं हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। इस नियम अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है, तो अंगूठा जो है वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसके साथ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जुड़ के आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। ये नियम जो है वो बाएं हस्त नियम से काफी मिलता जुलता है। उसमें क्या था, हमें क्या पता था, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा पति थे, हमें क्या पता लगाना था, फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी। इसमें हमें क्या पता है, फोर्स की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, इसमें हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है, विद्युत धारा की डायरेक्शन को बताना है। इसमें क्या है, अब हम इसमें राइट हैंड का यूज करेंगे। इस नियम अनुसार जब हम हमारे दाएं हाथ के अंगूठे, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत रखते हैं तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मध्यमा जो है वो विद्युत धारा को दर्शाती है, और अंगूठा जो है वो उस पर लगे बल को दर्शाता है। तो अब क्या है हमारे पास, जो चित्र ये वाला नहीं बना सकते वो ये इजी वाला चित्र बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, जब हमारे दाएं हाथ के अंगूठे, मध्यका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तो जैसा चित्र में दिखाया गया है कि अंगूठा चालक की दिशा की तरफ किया गया है और तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ किया गया है, तो हमारी जो मध्यका है वो किसको दर्शाएगी, किसी भी तार में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसे हम कह सकते हैं दाहिने हाथ की मुट्ठी का नियम। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एक तार को मुट्ठी की तरह पकड़ लेते हैं और अंगूठा जो है वो उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पता है कि विद्युत धारा की दिशा उस तार में नीचे से ऊपर की तरफ है, तो जो हमारी उंगलियां हैं वो किस दिशा को दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे आप इसे। यदि अंगूठा तार में बहने वाली धारा की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
बताती हैं। दोबारा एक बारी देखते हैं। यदि अंगूठा तार में बहने वाली धारा की दिशा में रखे तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परिनालिका। परिनालिका जो का जो प्रश्न आता है वो किस तरह से आता है? परिनालिका की परिभाषा लिखिए, परिनालिका का क्या उपयोग है, और परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिनालिका है क्या? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। सभी ने आपने स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग में क्या होता है, लोहे की तार को पास पास जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तार को पास पास एक दूसरे के जोड़ा गया है। इस चित्र में आप थोड़ा थोड़ा गैप देख सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए छोड़ा गया है। अगर हम रियलिटी में इस परिनालिका को देखते हैं तो इस जो तार है बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल गैप नहीं होता, वो बिल्कुल पास पास होती है। तो अब क्या करते हैं, जब इसको पास पास लपेटकर इसके एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से और एक सिरे को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो विद्युत धारा जब बहनी शुरू होती है तो यह किसकी तरह बिहेव करता है? एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण क्या होता है, जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर गुजरती है, इसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यानी कि एक एंड जो है वो नॉर्थ एंड बन जाता है और एक एंड जो है वो साउथ एंड बन जाता है। जो नेगेटिव वाला होता है वो नॉर्थ बनता है और जो पॉजिटिव वाला होता है वो साउथ एंड की तरह बिहेव करता है। तो यह हमारा एक छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है? परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। हमने क्या देखा, जब किसी तार के आसपास मैग्नेट को लेके आते हैं तो वह एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, प्रयोग के द्वारा देखा कि जैसे इसके अंदर ये देखो एक डाला हुआ है ना, एक रोड सी डाली हुई है। ये रोड जो है वो हम किसी चुंबकीय तत्व की लेते हैं जो चुंबक की तरह बिहेव कर सकता है, और इस तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही दिशा में फ्लो करने शुरू कर देते हैं और वह एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। अब जो चुंबक है वो बना किस कारण? विद्युत धारा बहने के कारण बना, इसलिए इसे विद्युत चुंबक भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद ही वह मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। आइए देखते हैं इसमें परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं। जैसे कि आप इस सेकंड फिगर में देख सकते हैं, जितने भी अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, वो सारी क्या है? सरल रेखाएं हैं। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाएं की भांति होती हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अगर सारी वो समान होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? समान होगा। और परिनालिका के भीतर क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, क्योंकि जब समान होगा, सारी लाइनें समान है, सारी लाइनें सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सरल रेखाओं की भांति होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह का करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो करता है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं। बाहर की तरफ आपने जैसे छड़ चुंबक में देखा है, जो ध्रुव के पास होते हैं तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर जाते जाते हैं वैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम होता चला जाता है। अब परिनाली का क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, तो यह क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आता है। इसके साथ आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दाएं हस्त नियम या फिर फ्लेमिंग का अंगुश नियम जो है वो साथ में जुड़कर आ सकता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा इसके अंदर विद्युत मोटर का प्रश्न। यह क्वेश्चन जो है वो पूरा 5 नंबर का आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, उसकी परिभाषा, उसका सिद्धांत, उसका चित्र,
साथ में उसकी रचना और साथ में कार्य विधि लिखकर इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। ये 2 मार्क्स का आता है और इसमें आपको ये वाला चित्र और साथ में ये परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम। इसमें भी आपको यही करना है, यह चित्र बनाना है आपको साथ में और साथ में आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा को आप चेंज नहीं करेंगे, इसे कोशिश करेंगे कि एज इट इज इसी लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि जो भी रूल होते हैं वो हमारे किसी साइंटिस्ट ने दिए होते हैं और उन्हें उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, उनकी लैंग्वेज जो है वो चेंज नहीं की जाती ज्यादा। नेक्स्ट है दाहिने हाथ की अंगूठी का नियम, मुट्ठी का नियम। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर के प्रश्न के साथ जुड़कर आ सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास परिनालिका का प्रश्न। परिनालिका का प्रश्न 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके 3 नंबर में आने के हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर 2 नंबर का आता है तो आप इसमें परिनालिका का उपयोग छोड़ सकते हैं। चित्र जरूर बना के आए। इस चैप्टर में चित्र बनाने से एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो टॉपिक को लेकर बहुत अच्छी है। तो जितना हो सके पेपर में अंडरलाइनिंग जरूर करें, जो भी हेडिंग्स है उनको अंडरलाइन करें, क्वेश्चन नंबर को बहुत ध्यान से लिखें, आंसर लिखें, क्वेश्चंस को सीधे नंबर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बड़े क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें फिर उससे छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो अगर आप सीरियल वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको स्कोर भी ज्यादा मिलेगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो आप मैं इसी के साथ अपने टॉपिक को खत्म करूंगी। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।